अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से ख़बरों में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 29 जनवरी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई। आपको पता है मैं एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के नाम से एक फोरम बनाया है और उसके हवाले से पाकिस्तान में होने वाले सारे गलत काम की खबरें देता हूँ ख़ास तौर पे। तो मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था। याद होगा आपको, अक्टूबर में ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कार्ला लॉकहार्ट एमपी ने एक रूम बुक करा दिया था, तो मैंने करवाई थी एक कॉन्फ्रेंस। और अब फिर मैं कई एमपी से कोशिश कर रहा था और बॉब ब्लैकमैन एमपी हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी के, जो कि हिंदू राइट्स के लिए काफ़ी काम करते हैं और बॉब ह्यूमन राइट्स के हवाले से प्रोमिनेंट नाम है यूके में। मैंने ई कॉन्फ्रेंस के लिए वर्ल्ड सिंध कांग्रेस और बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल से कांटेक्ट किया था और उन्होंने अपने स्पीकर्स भेजे थे। 2 दिन का नोटिस था हमारे पास। वेडनेसडे को कॉन्फ्रेंस थी, बुध के दिन, और मंडे मुझे सुबह मैसेज आया, ईमेल आया था कि आपका रूम बुक हो गया है। सिर्फ 2 दिन के नोटिस पे 50 से 100 आदमी का रूम पूरा भर लेना और फिर स्पीकर्स को लाना और फिर पूरा एक कॉन्फ्रेंस करना। लेकिन बहरहाल आप सबकी मोहब्बत है। मैंने अपने घरेलू खर्चों को रोक के, क्योंकि खर्चे तो होते हैं, कॉन्फ्रेंसें कराना लंदन जैसे शहर में मजाक नहीं है, तो काफ़ी खर्चा किया, लेकिन हालात बिगड़ गए हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सपोर्ट का हाथ खोलें, ताकि एक और कॉन्फ्रेंस की कोशिश हो रही है। कार्ला लॉकहार्ट एमपी से मेरे कांटेक्ट चल रहे हैं। अगले हफ्ते वो मुझे कंफर्म करेंगी कि अगला रूम कब बुक होगा। तो देखें, सवाल ये होता है, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इसका कोई फ़ायदा। तो मैं 31 साल से यही काम कर रहा हूँ। फ़ायदा यह है कि आप अवेयरनेस तो फैला रहे हैं, और क्या है रास्ता। जिहादियों की तरह हम तो बंदूक लेके नहीं निकल सकते ना सड़कों पे। हम सिर्फ दुनिया को बता सकते हैं कि हम शोर मचा सकते हैं, हम रो सकते हैं कि हमारा ये हाल है। तो कर रहे हैं और उसका फ़र्क पड़ता है। इसलिए कि इस कॉन्फ्रेंस में बलोच और सिंधी एक्टिविस्ट ने अपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से चीज़ें बताई कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। और बॉब ब्लैकमैन ने अपनी बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच की, जो कि एंड पे मैं इसकी 6 मिनट की 5 मिनट की वीडियो है जो स्पीच वो रख लगा रहा हूँ, ज़रूर सुनिएगा एंड पे। उसने कहा कि ब्रिटेन पाकिस्तान को कई मिलियंस ऑफ पाउंड की मदद देता है, एड देता है। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पूछें पाकिस्तान से कि भाई साहब, हम इंसानों के लिए आपको मदद देते हैं, आप उन्हीं इंसानों को मार रहे हैं। तो ह्यूमन राइट्स जब तक पाकिस्तान में सही नहीं होते, हमें वो मदद बंद कर देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि बॉब ब्लैकमैन ने इसके बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे इसको भरपूर तरीके से शेयर किया। और अगले दिन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगले दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। तो सेशन में बॉब ब्लैकमैन साहब ने खड़े होकर पार्लियामेंट के मेंबर्स को बताया कि कल मेरी मुलाकात हुई है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ और मैं पाकिस्तान के हालात जान के बहुत ही मुझे दुख हुआ। तो उसमें यह है कि हमने अपने तौर पे कोशिश की। दर्जनों सिंधी दोस्त थे इसमें शामिल, दर्जनों बलोच दोस्त थे आए थे, कई इंडियन दोस्त आए थे। ये यहाँ पे मेरी सनातनी बहन हैं सोनिया दमन, गुजरात से हैं, लेकिन यहीं पैदा हुई हैं, लेकिन गुजरात से हैं। साथ में जिग्नेश भाई हैं, ये भी गुजरात के आर्टिस्ट हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे मैं पहले भी वीडियो लगा चुका हूँ, पेंटिंग करते हैं और बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। ये भी आए थे हमारे साथ और इस तरह मुझे मेरा परिवार सपोर्ट करता है। बाकी आप सब हैं, आपसे सपोर्ट। और कई इंटरनेशनल अखबारों ने और न्यूज़ पोर्टल्स ने इसके बारे में डिटेल में ख़बरें लगाईं। अजीज़ दोस्तों, बांग्लादेश के मामलात काफ़ी बिगड़ गए हैं।
भूखे नंगे हो गए। ये देखें कि बांग्लादेश में फास्टेस्ट इकोनॉमी ऑफ एशिया डिक्लेयर हुई थी। आज से साल 1.5 साल पहले तक हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को एशियन टाइगर बना दिया था, और आज इनकी इकोनॉमी का यह हाल है कि कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने, जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है बीपीएल, उसमें जो कई खिलाड़ी, वैसे तो बीपीएल में कोई खास खिलाड़ी नहीं गए, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे और इधर उधर से जो बिल्कुल ही थके हुए प्लेयर थे जिनको कोई नहीं पूछता था, क्योंकि एक तरफ आईएलटी चल रही है इमारात में, एक तरफ साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग चल रही है, एक तरफ बीबीएल चल रही है, बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की। तो इतनी बड़ी बड़ी लीगों में फिर बांग्लादेश कौन जाएगा? तो जो बेचारे सस्ते सस्ते खिलाड़ी गए थे उनको भी पैसे नहीं दिए, इवन इनको टिकट के पैसे नहीं दिए जा रहे। तो उन्होंने स्टेडियम जाने से मना कर दिया, होटल में बैठे रहे। उनको उन्होंने कहा मैं वापस पाकिस्तान भेजो, जिम्बाब्वे भेजो, उनको टिकट देने के पैसे नहीं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बंगाली खिलाड़ियों को भी पैसे नहीं देने दिए जा रहे, उनसे सबसे खिलाया जा रहा है, लेकिन पैसे हैं नहीं तो कहाँ से देंगे? ये इनकी इकोनॉमी का हाल है। यूएस एड बंद हो गया है, ट्रंप ने बंद कर दिया है, जिससे ये जो डीप स्टेट के जो एजेंट होते थे, जो जैसे ये यूनुस है, जैसे शहबाज शरीफ है, जैसे ये सीरिया का अल गोरानी है, या जिस तरह इनके डीप स्टेट के एजेंट होते हैं जिनको वो रेजिम चेंज के करके सरकारों में लाते हैं, वो यूएस एड बंद हो गया है, ट्रंप भाई ने बंद कर दिया है। तो अब स्विट्ज़रलैंड ने भी कहा है कि हमारे पास भाई पैसे नहीं है, हमारा बजट ख़राब है, तो सॉरी, हम आपको जो मदद कर रहे थे ना इकोनॉमिक, वो अब नहीं कर सकते। अजीज दोस्तों, थाईलैंड ने पाकिस्तानी ट्रैवलर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। यार कुछ तो सही से काम कर लो यार। पाकिस्तान की इज्जत का तो सत्यानाश पाकिस्तानियों ने मारा हुआ है। भिखारी सारी दुनिया में पाकिस्तानी जाते हैं, टेररिस्ट पाकिस्तानी जाते हैं, चोर डाकू मोबाइल चोर पाकिस्तानी हैं, स्मगलर्स ड्रग्स स्मगलर्स पाकिस्तानी हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी हैं, हर तरफ पाकिस्तानी ही गलत चीज़ों में लगे हुए हैं। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान को इस दौरान एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है कि सऊदी अरब के आगे पाकिस्तानी बिल्कुल ज़मीन पे बैठ गए, बल्कि लेट गए, और सऊदी अरब से रिक्वेस्टें की कि कुछ तो मदद करो, माई बाप हम कहाँ जाएं। तो फिर सऊदी अरब ने उधार पे $1.2 बिलियन का पेट्रोल दिया है। अब अजीज दोस्तों, उधार पे पेट्रोल देने का मतलब ये होता है कि पैसे तो देने हैं, ये आपके ऊपर कर्जा है, मुफ्त नहीं दिया है। और फिर जो उधार पे पेट्रोल आता है ना, फिर वो महंगा भी होता है, फिर मनमानी प्राइसेस लगती हैं। लेकिन खुशियां मनाई जा रही हैं कि देखें सऊदी अरब ने हमारी मदद की, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क के फलाने ढुमकाने। तो ये है कि इसके अलावा भी $41 मिलियन का मदद की है मानसेरा में ग्रेविटी फ्लो वाटर स्कीम के ऊपर। तो ये हमारे भिखारियों का हाल है। बाकी यूरोपियन यूनियन ने साफ कहा है कि पाकिस्तान सुधर जाए, वरना G+ जो स्टेटस मिला हुआ है पाकिस्तान को ट्रेड में यूरोपियन यूनियन की तरफ से, वो फिर हम वापस ले लेंगे और फिर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। अजीज दोस्तों, थोड़ा मैं यहाँ पे क्रिकेट के हवाले से बात करूँगा क्योंकि इस वक्त क्रिकेट फीवर टॉप पे चल रहा है। पाकिस्तान में ट्राई नेशन ट्रॉफी शुरू हो रही है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की। अब आपको मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के ज़्यादातर प्लेयर्स तो इंटरनेशनल लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कौन कौन आता है यू नेवर नो। बहुत B+ और C+ टीमें आएंगी। और जहाँ तक पाकिस्तान का अपना ताल्लुक़ है, चैम्पियंस ट्रॉफी कराने के दावेदार हैं। अभी तक स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुए। हम डेडलाइन पूरी कर लेंगे। डेडलाइन 3 बार चेंज हो गई है, अभी तक स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुआ। आज कुर्सियाँ लग रही हैं, कल ऐलान किया कि वो पोल लग गए हैं जिस पे स्क्रीन लगेगी।
2 दिन बाद उस पर स्क्रीन भी लग जाएगी। वो बल्ब लगा दिए हैं लाइटों के, मतलब ये काम अभी तक नहीं कंप्लीट हो रहे, डेडलाइन पे डेडलाइन गुजर रही है। आप कर क्या रहे थे इतने अरसे से? चैंपियंस ट्रॉफी आपको अवार्ड हुई थी 3-4 साल पहले के, आपको पता था कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आप क्या होनी है? सो रहे थे आप? सीधा सीधा कहे ना कि भाई साहब पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, खाली हमारे फौजी और फौजियों के एजेंटों की अय्याशियों के लिए पैसे हैं। तो यह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का तो वैसे ही सत्यानाश है, और चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान में हो जाएगी, लेकिन अब हो रही है। मेरी तो सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि खैरियत से सारे खिलाड़ी वापस अपने अपने मुल्क चले जाएं, कोई इनके साथ ज्यादती ना हो जाए। ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है जैसे कोई मातम मनाया जा रहा हो, इसलिए कि कोई कैप्टन सेरेमनी नहीं, कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं, कोई फोटोशूट नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी करा के क्या फायदा? 2-3 बड़े बड़े इंटरनेशनल एम्पायर्स और मैच रेफरीज ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, और अभी देखते हैं आगे क्या हाल होता है। और यह है कि हालात पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट के तबाह हैं। अभी आपने देखा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम, आपको पता है कि क्रिकेट में बिल्कुल तबाह टीमों में से है, 9वें-10वें नंबर की रैंकिंग पे है। वेस्ट इंडीज़ की टीम आई तो वेस्ट इंडीज़ के नंबर 9 पे जो बैटिंग करने आते हैं, जो स्पिनर बॉलर हैं, गुदाकेश मोती, उन्होंने 55 रन एक इनिंग में किए। बाबर आजम ने पूरी सीरीज में 45 रन किए, पूरी सीरीज की चारों इनिंग में मिला के 45 रन किए। 2022 से बाबर आजम ने अभी तक कोई सेंचुरी नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट में नीचे पे नीचे जा रहा है। जब से ये बाबर और रिजवान पाकिस्तान टीम में आए ना, पाकिस्तान तबाही की तरफ चला गया है। शाहीन आफरीदी और ये और वो। 2019 से 2021 की जो टेस्ट क्रिकेट की साइकिल थी चैंपियनशिप के लिए, जो न्यूजीलैंड और भारत फाइनल में थे और भारत को न्यूजीलैंड ने हराया था, उसमें पाकिस्तान 6ठे नंबर पे था। 2021 से 2023 की जो साइकिल थी, जिसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया भारत थे और भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था फाइनल में, उसमें पाकिस्तान 7वीं पोजीशन पे था। और करंट साइकिल, जिसके फाइनल में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे जून में, उसमें पाकिस्तान 9वें नंबर पे। हालत ये है पाकिस्तान की क्रिकेट की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आर्मी के टट्टू मोहसिन नकवी एक ट्राई सीरीज कराने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में, अमेरिका और कनाडा की टीमों के साथ। ये स्टेज आ गई है, अमेरिका और कनाडा के साथ एक ट्राई सीरीज कराने की कोशिश कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, ये है कि और भी मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड की स्पीच आप बॉब ब्लैकमैन साहब की ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। Thank you, Dr. Hidayatullah. Now we have Mr. Bob Blackman MP among us. Whenever there is a talk of human rights, Mr. Bob Blackman is always there. And he has stood up for all the humanitarian causes, and we appreciate and thank Mr. Bob Blackman MP for giving us this opportunity. Mr. Bob. Okay, well, can I just say, apologies for being slightly late, but I've been addressing the Association of Conservative Peers, which is one of the responsibilities I have as chairman of the Parliamentary Conservative Party. So a warm welcome to you to the Council of Parliament, and it's I would say it's a pleasure, but it's not really, to have to talk about these problems that have been experienced. Over the years, I remember going to the Cindy AGM some years ago now in East London as a guest speaker, and hearing about the plight of those of your compatriots back in what is now part of Pakistan.
The sad reality is that, as you published in this rather good publication, which I urge you to read, I've skim-read it very quickly, as I've been sitting here listening with one ear, reading with my eyes, the report here. The reality is that what we have is oppression because people are of a different faith. Oppression because people are of a different sect of Islam. Oppression because there's a determination by people that there's only one way, and there's only one way that you should behave, there's only one religion to follow. I've always taken the view that religion is a matter of personal choice, and that the first duty of every government is to preserve the external borders. The second duty is to ensure that minorities are protected within that country, within those borders. Clearly, Pakistan, in my view, is a failed state with a government that is out of control, with a military that's out of control, and indeed anyone that speaks up against that government appears to not have a very long future, indeed. So it's timely that we have this talk here, and it's an opportunity obviously to discuss the issues that you're raising. Actually, one of my good friends in the audience who has raised the plight of minority Hindus all over the world, but equally, obviously, focused in on this particular area as an area where Hindus are oppressed. But it's not just Hindus, it's Christians, it's Jews, it's other minorities, including minority Islam sects. So we have a real challenge on our hands, and in this place, we talk about human rights all the time. Obviously, the main focus of attention because of world events has been on Ukraine, on Gaza, and increasingly on Sudan, where more people are being killed in Sudan than anywhere else in any of these other conflicts. But then we neglect what has gone on. We've highlighted what has gone on in Bangladesh for minority Hindus and what has happened since the revolution and Sheikh Mursi was been forced out of office and replaced by a so-called government of intellect and so-called preserving democracy. In Pakistan, we have no such pretense, and so I think it is appetite for us to then start to raise this particular issue within Parliament. We are mother of all parliaments, we are the longest serving democracy in the world, and we pride our democracy on people having the right to speak up, speak out, and defend our minority faiths. So I welcome the opportunity to host you, and as you quite rightly said, it gave me a bit of hassle, I have to say, to get this meeting together, but it's good that we've been able to do so. What we must now do is obviously look at what we need to do next. We've heard obviously what is going on. We need to decide what we need to do and how we should do it. And I can use the opportunity in Parliament to raise these matters, but what we've got to do is get this up the UK government's agenda to call out what is going on. We give a substantial amount of money each year in aid to Pakistan. In my view, that of course I completely agree that we should be giving aid to assist and promote the well-being of other countries and to enable them to actually fulfil their potential. But we should be having strings attached, so that if our aid is just being ignored, well, if the human rights are being ignored, then our aid should be withdrawn. And it's as simple as that. And so we do need to actually get this up the government agenda here, because the amount of aid going to Pakistan is huge, and in many cases absolutely vital. One of the campaigns I've supported for a long time is ridding the world of polio. Unfortunately, polio is still prevalent in Pakistan. We must correct that. And it's one of the last places in the world where polio is still present, so a lot of work still to be done. But equally, what we must do is call out the atrocities when there are atrocities, and make sure they're itemised and spoken about in Parliament. So there are a number of avenues we can take. Obviously, we could use Foreign Office questions, we can use business questions, we can use early day motions, we can use potential backbench debates in this place. So there's a lot of avenues that we can pursue to get these things on the record, and very importantly, get a reply from government about what they're going to do about them.
So that's what we can do in Parliament. And obviously, I'm the only MP around, I'm the only MP in the room. But all of you can help contribute. And this is where you contribute. To get things on the agenda for MPs, you as constituents need to contact your MP and say, what are you doing about these atrocities? What are you doing about it? Get this in email, get it in letters, phone calls, attend surgeries. Nothing, MPs always respond to external pressure such as that, because MPs are very busy people. And so the more hassle and grief they get on one subject, the more likelihood there is that they'll do something about it. But that's down to you guys, right? So I can't put that on MPs' agendas. I can raise it in the House. But you can get this on MPs' agendas and make sure they're saying there's an upswell of opinion here that I must deal with because my constituents are demanding it. And they can write to the Foreign Secretary or Foreign Ministers and try and get some action taken. So it's all about action. We can talk about these things, but it's all about action. And